Hello dear CET aspirants, very warm welcome here. This is Barkha ma'am, your एप्टेक गुरु। तो मिशन 2026 CUT का आगाज हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डे 1 से डे 12 के सारे सेशंस कंप्लीट किए, जिसमें हमने IPCS डोमेन का लेटेस्ट सिलेबस कवर कर लिया है। होपफुली वीडियोस आपने देख लिए होंगे। तो आज का धमाकेदार सेशन होने वाला है क्लास 12 के बाद जितने बच्चे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी मिशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम मॉक टेस्ट पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, तो अब बारी है मॉक टेस्ट और PYQs की आफ्टर दिस ऑल डे 12 सेशंस, जो कि IPCS डोमेन, IP और CS डोमेन के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होल सिलेबस को हमने यहाँ कवर किया है। होपफुली आपने ये सारे डे सेशंस देख लिए होंगे, जो लाइव सेशंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, जिसमें पूरा सिलेबस टॉप 40 MCQs के साथ में कवर किया था। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का जाके आप ये एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि भाई 11 मई से अब वो समय आ गया है आपके एग्जाम स्टार्ट होने का। 11 मई से 31 मई तक आपके एग्जाम्स होने हैं, आपके पास समय है। सारे स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर CUT का एग्जाम देने वाले हैं, सभी को अपना डेट, अपना समय, सिटी, कहाँ जाना है एग्जाम के लिए सब पता चल गया होगा, राइट। एडमिट कार्ड्स भी आ गए होंगे। तो अब क्या करना है, अब लग जाओ, अब समय नहीं है। ये पूरे 12 दिन के जितने सेशंस है, जिसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा है ना, स्टैक क्यू, अगर मैं क्लास 12 CS की बात करूँ, और अगर मैं क्लास 11th 12th IP की बात करूँ, तो वहीं प्लॉटिंग डेटा यूजिंग पेंडास पार्ट 2, जो कि क्लास 12th में आपने नहीं पढ़ा है, वो सब हमने यहाँ कवर किया है। वो सब हमने यहाँ पे कवर किया है, क्योंकि वो लेटेस्ट CUT के पैटर्न में है, सिलेबस में है। ठीक है, तो होपफुली देख लिए होंगे वीडियोस। नहीं देखे तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अब वो चीज, अब वो समय आ गया है, अब वो वीडियोस आने वाले हैं जिसका आपको इंतजार है, लाइक PYQs, मॉक पेपर्स। गॉट इट। चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन A के साथ में। यू नो वेरी वेल कि भाई पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, पहले वो समझ लो, ध्यान से समझना। ठीक है, आपका जो पेपर होगा IP और CS डोमेन वाले दोनों ध्यान से समझना, जिन्होंने क्लास 12th में IPCS लिया हुआ है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 50 होंगे पेपर में। अटेम्प्ट कितने करने हैं मैम? 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल क्वेश्चंस कितने मिलने हैं आपको पेपर में? याद रखना, टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 50, जिसमें से 40 करना है। और ये क्वेश्चंस का टाइप कैसा हो गया मैम? MCQs टाइप के ही सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके लिए टाइम कितना मिलना है? तो टाइम मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स, मीन्स अगर मैं कहूं तो 1 आवर आपको यहां पर मिलेगा इन क्वेश्चंस को, 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब कितने मार्क्स के होंगे मैम? IPCS डोमेन आपका कितने मार्क्स का होने वाला है? तो बेटा यहां पर ये होगा 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मतलब कि एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का होगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? यहाँ पर 5 मार्क का। ठीक है, तो ऐसे 5 4 तीजा कितना हो गया? 200। समझ गए मेरी बात अच्छे से? अब क्या मैम निगेटिव मार्किंग है? ऑफ कोर्स यहाँ निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है पर क्वेश्चन -1, मतलब अगर आपके 5 सही क्वेश्चन होते हैं और एक गलत कर दिया तो -1 आपके मार्क हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग है बेटा जी, निगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए आपको 0 नंबर मिलेगा। मतलब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो वहां कोई नंबर नहीं कटने, नहीं किया तो वो 0 मार्क। अगर अटेम्प्ट किया है और सही है तो 5 नंबर, और अगर आपने गलती से कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर लिया तो -1 निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो गेट क्या बोल सकते हैं, गेट रेडी एंड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, अब मैम जो पेपर है वो उसकी मेन खासियत क्या है मैम? यहाँ बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे कि मैम सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन B1, B2 ये क्या है? सुनो, सेक्शन A जो है वो IPCS दोनों के लिए कॉमन है। ये सेक्शन A में टोटल मिलेंगे आपको 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे? टोटल आपको 15 क्वेश्चन, और 15 अटेम्प्ट करना जरूरी है। 15 ही पूरे अटेम्प्ट करना जरूरी है। सेक्शन A IPCS दोनों के लिए होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं सेक्शन B1 की, तो सेक्शन B1 जो होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ CS वालों के लिए। ठीक है, जिसमें टोटल होंगे कितने क्वेश्चंस बेटा? 35 क्वेश्चंस। 35 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे? 25। तो अगर आप क्लास 12 CS के हो तो बेटा 15 और 25 कितने हो गए? 40 क्वेश्चंस। गॉट इट। यहाँ चॉइस मिलेगी, 35 में से 25 क्वेश्चंस करने होंगे। अब IP वालों का क्या? तो इनके लिए भी सुनो ध्यान से, उसी में सेक्शन B2 भी होगा। क्या होगा? सेक्शन B2 भी होगा। सेक्शन B2 IP वालों के लिए होगा। आपको अगर
आपका क्लास 12th में आईपी है तो आपको B1 नहीं सिलेक्ट करना है, आपको आईपी सिलेक्ट करना है। और अगर क्लास 12th में आपका CS है तो आपको सेक्शन B2 नहीं करना है, आपको सेक्शन B1 करना है। एंड क्वेश्चन की मार्किंग वही है, 35 क्वेश्चन आईपी वालों के लिए भी होंगे जिसमें से उन्हें 25 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये 15 तो कंपलसरी है आपके सेक्शन ए वाले आईपी CS दोनों के लिए, लेकिन B1 और B2 इंडिविजुअल है CS और IP वालों के लिए, ठीक है। तो जो बच्चा CS का है वो सेक्शन B1 अटेम्प्ट करेगा, जो IP का है वो सेक्शन B2 अटेम्प्ट करेगा। दोनों में 35 क्वेश्चन है, इनमें से आप चॉइस है आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ के आप कोई भी 25 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। तो 15 और 25 मिलाकर कितने हो जाने 40 मार्क्स। तो 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 60 मिनट मिलेंगे। अपनी स्पीड मेंटेन कर लो, प्रैक्टिस पेपर शेयर कर दूंगी, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। चलिए अब सेक्शन ए जो IP CS डोमेन दोनों के लिए है, ध्यान से समझो। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 प्रिंट x मल्टीप्लाई 2। अब बहुत केयरफुल इसका आंसर करना, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है ना। तो आंसर क्या आ जाने वाला है 1 2 3 1 2 3 2 4 6 एरर या 1 2 3 स्टार 2। क्या कहते हो जल्दी से आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखते चलो, ठीक है। तो यस द करेक्ट आंसर इज 1 2 3 1 2 3। वाई मैम? क्योंकि आपको अच्छे से पता है यहाँ पर कि x एक लिस्ट है जिसमें 1, 2, 3 दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और x स्टार 2 मतलब क्या, यहाँ पे जो स्टार है वो कैसे काम कर रहा है, रेप्लीकेशन ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है ना, जो कि टास्क को रिपीट करेगा, है ना, रिपीटेटिव। मतलब x की जितनी भी वैल्यूज होंगी, जो लिस्ट की जो वैल्यूज है वो क्या होंगी, रिपीट हो जाएगी। कितनी बार, 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। जितने एलिमेंट्स है वो 2 बार रिपीट हो जाएंगे, राइट। तो रिपीटेशन ऑपरेटर की तरह, रेप्लिकेशन नहीं क्या कहेंगे इसको, रिपीटेशन ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो लिस्ट के साथ में प्लस और स्टार ऐसे 2 ऑपरेटर्स होते हैं जो डिफरेंट वे में वर्क करते हैं अदर देन अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये मल्टीप्लाई कर देता है, बट यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है वैल्यूज को, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आपने यहाँ पे लिखी होगी उतनी बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एसक्यूएल क्वेरी गिव्स सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अब यहाँ पे 4 क्वेरीज दी हुई है। मैंने क्या कहा, सेक्शन ए के क्वेश्चंस कॉमन होंगे, जो आईपी वाले भी CS वाले भी सॉल्व कर सकते हैं, और सेक्शन ए में भी इजी ही आने वाला है। लेकिन असली कहानी जो आपको देखने को मिलेगी वो होगी सेक्शन B1 और B2 में, जो स्पेसिफिकली CS और IP वालों के लिए होगा, ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट पेपर को बहुत केयरफुली समझना। चलिए, तो विच एसक्यूएल क्वेरी गिव्स सेकंड हाईएस्ट सैलरी। सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी ऑफ DESC लिमिट 1,1, select salary from employee limit 2, select second of salary from employee। क्या कहते हो, कौन सा यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए? Here's the correct answer is B, that is हमने क्या करा भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो सैलरी को सिलेक्ट किया है ऑब्वियस एम्प्लॉय टेबल से, इतना तो क्लियर हुआ। ऑर्डर बाय में आपने सैलरी निकाला, मतलब कि आपने सैलरी वाले कॉलम को अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सॉर्ट करवाया, सॉर्ट करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेकंड वाली जो सैलरी है, सेकंड नंबर की जो सैलरी होगी वो हमें रिटर्न होगी, और उसके बाद फिर हमने लिमिट लगा के 1,1 से उसको एक्सेस कर लिया। गॉट इट? तो इतना समझ में आ गया अच्छे से, दिस इज व्हाट, राइट। अब ये क्वेश्चन आपसे हाईएस्ट सैलरी के लिए भी पूछा जा सकता है, सेकंड नहीं तो सिंपल हाईएस्ट सैलरी के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आप मैक्स फंक्शन यूज करोगे ना तो हाईएस्ट सैलरी निकाल पाओगे। तो ये हाईएस्ट सैलरी के लिए या सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए हमें सॉर्ट करना जरूरी है। गॉट इट? नाउ विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, कहा था प्रोटोकॉल अच्छे से करना, आते हैं इसके क्वेश्चन। HTTP, FTP, SMTP या HTTPS। तो मेल को सेंड करने के लिए SMTP, मेल को रिसीव करने के लिए POP। दोनों प्रोटोकॉल अच्छे से करके जाना, इनके फुल फॉर्म भी करके जाना। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये चारों ही प्रोटोकॉल जो यहाँ लिखे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। आपके पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे, तो चारों अच्छे कर लेना। अगर मैं HTTP और HTTPS की बात करूं तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है ना, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एन्क्रिप्शन टेक्निक के थ्रू, राइट। और FTP फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, SMTP मेल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, अब आपको अगेन एक लिस्ट दी हुई है, A इज इक्वल्स टू 10, 20, 30। नाउ करना क्या है मैम, करना ये है कि हमें प्रिंट करवाना है A of 1 कॉलन, देन उसके बाद आपको इसको प्रिंट करवाना है। तो अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे किसका यूज हो रहा है मैम, स्लाइसिंग का यूज हो रहा है।
है ना। तो इन दैट केस 0 1 2 ये इनके इंडेक्सेस हैं, हमें 1 से स्टार्ट करना है और एंड वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई है, मतलब लास्ट तक सिलेक्ट करोगे तो इट मीन्स कि आपका 20 30 दोनों आना चाहिए। अब लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होगी या नहीं होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या इस केस में सिर्फ 20 आंसर आएगा या इस केस में 20 30 दोनों आंसर आएगा? ऑप्शंस देख ले चलो, 10 20 30 या एरर। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, 20 और 30 दोनों दिए हुए हैं और सिर्फ 20 तो दिया ही नहीं है, यहाँ एरर जरूर दिया है। तो व्हाट विल बी द आंसर, क्या समझ रहे हो? 20 30। व्हाई? बिकॉज एंड वैल्यू वहां एक्सक्लूड होती है, ध्यान से समझो, है ना। ये ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बेटा यहाँ कोई एंड वैल्यू नहीं दी हुई है तो मतलब एंड तक आपको सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। गॉट इट? अब एक चीज ये समझना कि अगर एंड वैल्यू दी होती तो लास्ट वैल्यू ऑलवेज एक्सट्रैक्ट होती है, ये हमें पता है अच्छे से, है ना। तो इस केस में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और 20 तो यहाँ दिया ही नहीं था, तो आपको ये सारी चीजें बहुत केयरफुली सोच समझ के यहाँ पे टिक करके आनी होगी, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका माइनस मार्किंग लेकर जा सकती है। ठीक है, चलो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या इनकरेक्ट है। राइट, टपल इज म्यूटेबल, लिस्ट इज इम्यूटेबल, डिक्शनरी स्टोर्स की वैल्यू पेयर, सेट अलाउज डुप्लीकेट्स। अब आप सोच रहे हो मैम तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो मैंने क्या कहा, आपका जो सेक्शन ए होगा वो इजी ही आएगा। जब आप पेपर देने जाओगे ना, सेक्शन ए इजी मिलेगा क्योंकि CSIP वाले दोनों उसको सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन मेन असली कहानी हमें पता चलेगी सेक्शन B1 B2 में। राइट, तो टपल म्यूटेबल है क्या? नो, ये तो यही फॉल्स हो गया, टपल इम्यूटेबल होती है। लिस्ट इम्यूटेबल है, तो यस मैम लिस्ट इम्यूटेबल है, ये सही है। डिक्शनरी स्टोर की वैल्यू पेयर्स, डिक्शनरी स्टोर, लिस्ट इम्यूटेबल नहीं है, लिस्ट म्यूटेबल है ना, ये दोनों ही रॉन्ग लिखे, ऑपोजिट लिखे। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है, यस ये सही लग रहा है। सेट अलाउज डुप्लीकेट्स, नो, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डिक्शनरी स्टोर्स की वैल्यू पेयर। देखो टपल म्यूटेबल नहीं है और लिस्ट इम्यूटेबल नहीं है, लिस्ट म्यूटेबल है और टपल इम्यूटेबल है, ये ऑपोजिट लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एसक्यूएल क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, इनमें से कौन सा एसक्यूएल क्लॉज है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा? दैट इज सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, वेयर या फ्रॉम। जल्दी बताओ, सिलेक्ट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, वेयर या ऑर्डर बाय या फ्रॉम। तो हम जब भी कोई क्वेरी लिखते हैं तो उसकी शुरुआत कहां से करते हैं? इनमें से एसक्यूएल स्टेटमेंट कौन सा है? दैट इज सिलेक्ट मैम, सिलेक्ट से आप स्टार्ट करोगे, सिलेक्ट के बाद ये सब यूज होते हैं ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, ऑर्डर बाय तो और सबसे आखिरी में यूज होता है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो विच एसक्यूएल क्लॉज बोला है, क्लॉज बोला है, तो सिलेक्ट से तो हम क्वेरी को स्टार्ट करेंगे, ये आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट होगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन पूछा है आपसे क्लॉज, तो क्लॉज क्या है? ये तीनों ही क्लॉजेस हैं, ऑर्डर बाय, वेयर एंड फ्रॉम। तो यहाँ पे वेयर और ऑर्डर बाय तो सबसे आखिरी में आ रहा है, तो अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो फ्रॉम सबसे पहले आता है, फिर वेयर आता है, और अगर आपको ऑर्डर बाय लगाना है तो फिर ऑर्डर बाय आता है। और सिलेक्ट स्टेटमेंट है, सिलेक्ट क्या है? एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है, कौन से टाइप का? DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। गॉट इट? तो ये चीज समझ में आ गई। अब क्वेरी जब आप लिखते हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे सपोज टेबल का नाम आता है, वेयर जहां पर ID इक्वल्स टू 101 है, ऑर्डर बाय आपको अरेंज करना है ID के अकॉर्डिंग या सैलरी के अकॉर्डिंग। तो कौन सा क्लॉज सीक्वेंस में सबसे पहले आया? फ्रॉम, फिर कौन सा आया? वेयर, फिर कौन सा आया? ऑर्डर बाय। गॉट इट? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली समझना, ये भी स्लाइसिंग पर ही बेस्ड क्वेश्चन मुझे यहाँ दिख रहा है। x इज इक्वल्स टू पाइथन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको प्रिंट करवाना है x ऑफ कॉलन -1, मतलब कि यहाँ पे आपको अच्छे से पता है, यहाँ होती है स्टार्ट वैल्यू, यहाँ होती है एंड वैल्यू, और ये स्टेप के लिए होता है। ठीक है, जब स्टार्ट एंड वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई और -1 से आप स्टेप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हो, तो मैम ये चीज हमें अच्छे से क्लियर है कि यहाँ पे जो है बेसिकली ये -1 -2 -3 इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग भी होती है ना। तो ये जो पाइथन लिखा हुआ लेटर है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सट्रैक्ट होगा? वो पूरा तो एक्सट्रैक्ट होगा स्टार्ट से लेकर एंड तक, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे कैरेक्टर्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या पाइथन आएगा या NOHTYP आएगा या एरर आएगा या PNOHTY आएगा? क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे ये इसका रेसिप्रोकल प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि -1 है तो रेसिप्रोकल ऑर्डर में प्रिंटिंग होगी। ठीक है, तो पाइथन का NOHTYP दिस विल कम। गॉट इट? समझ में आया? तो अगर आपको रिवर्स करवाना है किसी भी लेटर का, किसी भी नंबर का, किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को, तो आपको अगर स्लाइसिंग यूज करना होता है तो बस उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे तो ये रिवर्स का होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। रिया कनेक्ट्स हर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। रिया जो कि क्या करती है, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करती है, ठीक है, इंटरनेट से। अब इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उसको एक डिवाइस का यूज करना होता है और वो डिवाइस डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। विदाउट दिस डिवाइस, अगर ये डिवाइस नहीं होगा तो वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकती है। अब आपको बताना है कि आखिर वो डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन अच्छा आंसर्स भी लिखे हुए, देखो क्या बात है। चलो हाँ, हियर्स द क्वेश्चन, राउटर, स्विच, मॉडेम या रिपीटर। तो हमें अच्छे से पता है मैम, मॉडेम को कहते हैं जिसका नाम है मॉड्यूलेटर, फुल फॉर्म भी आता है इसका, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ध्यान रखना, ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या अलग करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है, और डी मॉड्यूलेटर इसका वाइस वर्सा कर देता है, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कर देता है। तो हर एक डिवाइसेस, राउटर, स्विच, मॉडेम, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे, है ना, इनके नाम और इनके काम किस लिए यूज किए जाते हैं अच्छे से करके जाना, क्योंकि इनका क्वेश्चन 100% आपको सीयूटी के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो ये भी मैंने क्लियर किया था कि बेटा 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं और उनको छोड़कर बाकी सारे आपके सिंगल रो फंक्शंस कहलाते हैं एसक्यूएल फंक्शंस में, बताया था। तो अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन की बात करूं तो सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, ये 5 आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो कौन सा एग्रीगेट नहीं है वो बता दो। सम, काउंट, एवरेज तो है, राउंड इज नॉट एग्रीगेट, है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो राउंड इज अ करेक्ट आंसर। समझ गए। अब ये बताते चलो कि सारे क्वेश्चन के आंसर्स बन रहे हैं कि नहीं। पहले तो ये बताओ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, अभी बन रहा है ना। अभी तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, क्योंकि देखो एक चीज और है जो ध्यान से समझो, क्लास 12th में हर एक चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है, मतलब यूनिट वाइज वीडियोस प्रैक्टिकल के साथ में। कोई भी डाउट होता है तो आप क्लास 12th वाला पूरा सिलेबस रिवाइज करो, क्योंकि बेटा वही सिलेबस है, कुछ नया नहीं आया है कि कुछ बाहर से या कुछ न्यू पढ़ना है सीयूटी के लिए ना। क्लास 12th का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, तो एक तरीके से क्लास 12th को आपको रिवाइज करना है ना। समझ में आया, जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है। विच साइबर अटैक फ्लड्स नेटवर्क ट्रैफिक। कौन सा साइबर अटैक है जो कि नेटवर्क ट्रैफिक को फ्लड करता है। तो यहाँ पे फिशिंग, डीओएस अटैक मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, स्पूफिंग या स्निफिंग, क्या कहोगे, ये चारों ही टाइप ऑफ अटैक है ना, हमें अच्छे से पता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नेटवर्क ट्रैफिक के। Here's the correct answer is DOS अटैक, जिसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और आपके पास परमिशन नहीं है, then you can use or you will try to use this system or data, then this is a type of attack। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, असर्शन रीजन। यस ऑफ कोर्स, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिकॉज दिस इज अ मॉक पेपर, तो आपको अब मॉक टेस्ट पेपर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ आपको मर्ज क्वेश्चन मिलेंगे उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में, वैसे ही मिलेंगे जैसे पेपर में आएंगे। तो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन सेक्शन ए के, फिर बाद के सेक्शन B1 CS का, सेक्शन B2 IP का, और दोनों में 35-35 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, और ऐसे मॉक पेपर आपको मिलेंगे, तो टेंशन मत करो, है ना, कि प्रिपरेशन कैसे होगी, राइट। बस वो 12 दिन के सेशन अच्छे से कर लेना। असर्शन, प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, क्या प्राइमरी की नल वैल्यूज को कंटेन नहीं करती है। रीजन, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स। असर्शन दिया हुआ है प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, क्या प्राइमरी की नल वैल्यूज को कंटेन नहीं करती है। फॉल्स है मैम, प्राइमरी की तो नल वैल्यूज को कंटेन नहीं करती है। ट्रू है ना, प्राइमरी की नल वैल्यूज को कंटेन नहीं करती, कैन नॉट लिखा है ना, यस नहीं करती है, राइट। अगर नल वैल्यूज होगी तो वो प्राइमरी की नहीं होगी, गॉट इट। अब रीजन देखो क्या दिखा है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड। यस ऑफ कोर्स, प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को। तो प्राइमरी की बनाते किसे हम, अगर स्टूडेंट टेबल है तो रोल नंबर, आधार नंबर, इसको बना सकते हैं, क्योंकि वो रिपीट नहीं होते, यूनिक होते हैं और डुप्लीकेट भी नहीं होते, और उसको आप खाली भी नहीं छोड़ सकते हो, उस बॉक्स में आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे वो आइडेंटिटी नंबर हो, रोल नंबर हो, एम्प्लॉय नंबर हो, कस्टमर नंबर हो, वॉट एवर, राइट, क्योंकि इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो अब आपको बताना है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ आर ट्रू बट आर इज not the correct explanation. A is true, R is false, R is true, A is false. So here's both are true and R is the correct explanation of A. A is correct. तो first of all you need to identify assertion or reason which is true or false. अगर दोनों true होते हैं तो you need to identify R is a correct explanation of A or not.
गॉट इट। चलिए 12th नंबर का क्वेश्चन बहुत केयरफुली समझना, आउटपुट निकालना है आपको। अगेन x मतलब एक लिस्ट दी हुई है 5, 10, 15, x डॉट इंसर्ट फंक्शन का यूज किया हुआ है 1,20 प्रिंट x। बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए यहाँ पर। इंसर्ट फंक्शन के बेसिस पे आप यहाँ पर 1,20 लिखा हुआ है, दो आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं 0, 1, 2 मतलब 5, 10 और 15। ध्यान से समझना 0, 1, 2 इंडेक्स पे यहाँ क्या वैल्यूज आपको दिख रही है 5, 10, 15। व्हाट वी वांट टू इंसर्ट 1,20 मतलब कि अब आप यहाँ पर चाहते हो कि फर्स्ट इंडेक्स पे 20 वैल्यू इंसर्ट हो जाए। इज इट, यहाँ कोई एरर आएगी या सही कोड लिखा हुआ है। आउटपुट विल बी 5, 20, 10, 15, 25, 10, 15, 5, 10, 20, 15 और एरर। व्हाट विल बी द आउटपुट? हियर्स द आउटपुट इज 5, 20, 10, 15। देखो 5, 10 और 15 0, 1, 2 पर है। इंसर्ट फंक्शन से क्या बोल रहे हैं हम कि भाई 1 इंडेक्स पे 20 इंसर्ट कर दे, तो 1 इंडेक्स पे अभी 10 है, इस पे आपको 20 इंसर्ट करवाना है, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे 20 इंसर्ट हो गया, 2 और 3। गॉट इट? द आउटपुट विल बी लाइक दिस। क्लियर? चलिए, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ऐसे मत सोचना कि 10 हट जाएगा और उसकी जगह पर 20 आ जाएगा। नो, इंसर्ट कर रहे हैं तो अब आगे वाला जो एलिमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी फेलियर अफेक्ट्स एंटायर नेटवर्क इफ हब फेल्स। अगर हब जो कि सेंट्रल डिवाइस है उसमें अगर हब फेल हो जाता है और उससे अगर सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, मान लो ये हब हमने यहाँ लगाया, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिससे हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये कंप्यूटर्स हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब अगर ये हब फेल हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है, तो क्या होता है? कौन से टोपोलॉजी में फेलियर अचीव होता है? रिंग, बस, स्टार या मैश? तो ये कौन सी टोपोलॉजी दिख रही है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में ही एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसमें हब या स्विच का हम यूज कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट स्टार टोपोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट, विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अभी देखो ये जितने के क्वेश्चन जो बता रही हूँ ना, पैटर्न समझने की कोशिश करना। मतलब कि यहाँ पे आपसे ये पूछा है स्टार टोपोलॉजी के लिए, हो सकता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे किसी और टोपोलॉजी के लिए पूछ लिया जाए। तो पांचों टोपोलॉजीज हमने पढ़ी है ना। स्टार इज अ पॉपुलर टोपोलॉजी, पॉपुलर है, इसके क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है कौन सा एसक्यूएल फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। सपोज कि मैंने एक एस नाम की स्ट्रिंग ले ली जिसमें मैंने बरखा साइन कर दिया, ठीक है। अब आप बताओ इसकी लेंथ रिटर्न करना है भाई, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग में ये बताना है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है? काउंट, लेंथ, साइज या मिड। लेंथ फंक्शन, ऑब्वियस लेंथ फंक्शन आप जब यूज करोगे तो इसमें क्या पता चलेगा आपको कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो BARKH 6 कैरेक्टर्स थे, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा आपको? 6 रिटर्न हो जाएगा, है ना। बाकी मिड फंक्शन जो है स्ट्रिंग के मिड में से सब स्ट्रिंग सर्च करके देता है। काउंट फंक्शन टेबल में नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, ना कि कैरेक्टर्स को काउंट करता है स्ट्रिंग में से, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन दिया हुआ है, आउटपुट बताना है। प्रिंट बूल ऑफ 0 एंड बूल ऑफ 5। बूल फंक्शन इज अ बूलियन फंक्शन जो कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बूल फंक्शन मींस बूलियन वैल्यू। अब आपको वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? ये दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, है ना। ऑब्वियस सी बात है, बूलियन वैल्यू ट्रू ही होती, दो ही होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो बूलियन ऑफ 0 एंड बूलियन ऑफ 5, बताओ क्या आंसर यहाँ रिटर्न होगा? ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। Here's the correct answer is false and true। देखो यहाँ पे पता है हमें कि बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं? बूलियन वैल्यूज दो ही होती हैं, ठीक है, 0 और 1। या तो हम इसको बोलेंगे फॉल्स या तो हम इसको बोलेंगे ट्रू। अब यहाँ पे चेक हो रहा है 0, बताओ 0 एक बूलियन वैल्यू है या नहीं है? है मैम, है ना। बूलियन वैल्यू, बूलियन फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करेगा आपको, तो आप यहाँ पे ये उल्टा रिटर्न हुआ है ना, दिस इज ट्रू फॉल्स, राइट, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू कि ये 0 इज अ बूलियन वैल्यू, एंड बूलियन फंक्शन में अगर आपने 5 दिया है तो नो, इट इज नॉट अ बूलियन वैल्यू, दैट इज फॉल्स। गॉट इट? चलो बढ़ गए अब अपन आगे सेक्शन B1 की तरफ। तो जितने कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, अब यहाँ से कुछ 35 क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो उन 35 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे अपने भी एग्जाम में, ध्यान रखना। इसके बाद हम बढ़ेंगे सेक्शन B2 पर, दैट इज IP वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो सेक्शन B1 CS का है, IP वाले नहीं करेंगे, और सेक्शन B2 IP का है, CS वाले नहीं करेंगे। बट आपको पूरे होल सेशन में बने रहना है ना, क्योंकि IP वाला सेक्शन B2 अब बस इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो बहुत केयरफुली एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझने हैं, ऐसा ही पैटर्न कुछ आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। अब
यहाँ पे सफ़र खत्म नहीं होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि सीयूटी के बाद ऐसा मत सोचना कि अब आगे आप जो भी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको जो है मैम कॉलेज एडमिशन के टाइम पर आपको कुछ डाउट है, आप BCA BIT या BSc करना चाहते हो ITI CS से, तो मैम अब क्या होगा। अभी तक तो हमने साथ यहाँ तक था बेटा, आगे भी हमारा साथ होगा। बरखा मैम बोर्ड से कॉलेज तक का एक चैनल मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दिया है, बहुत जल्दी उस पर वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं, तो उससे जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे कंप्यूटर साइंस एडवांस की तरफ, ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए मैंने कहा था सेक्शन B1 इजी आएगा, B2 और सेक्शन A इजी आएगा, B1 B2 में आपको थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमने जो बेसिकली आपका CS है उसमें फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा है, ठीक है। साथ में हमने यहाँ पे CSV फाइल्स के बारे में भी देखा, एज वेल एज हमने यहाँ स्टैक क्यूज के बारे में पढ़ा, सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग डेटा पढ़ा, और आपने यहाँ पर जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क का एक टॉपिक था डेटा कम्युनिकेशन, वो भी डिस्कस किया था, राइट। SQL तो पढ़ा ही है मैम, वो तो हमने कंप्लीट किया ही है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सारे CS के मिलेंगे जो क्लास 12th का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग है। अब दिया हुआ है स्टैक इज इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट, मतलब हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट किया, अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, अपेंड कर रहे हैं 10 और 20 को, ठीक है। तो एक स्टैक नाम से एक लिस्ट क्रिएट होगी, एक स्टैक क्रिएट हो जाएगी जिसमें 10 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, क्योंकि दो एलिमेंट अपेंड किए। अब आपने स्टैक डॉट पॉप को कॉल कर लिया, तो पॉप का मतलब क्या होता है मैम यहाँ पर कि एलिमेंट डिलीट करना है, पॉप फंक्शन मतलब डिलीट करना है, अपेंड मतलब एलिमेंट ऐड करना है। तो स्टैक में कौन सा प्रिंसिपल होता है जल्दी बताओ, फीफो या लीफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट मैम, जो लास्ट में इन होता है वो सबसे पहले आउट होता है। तो लास्ट में कौन सा इन हुआ? 20, तो ये 20 सबसे पहले आउट हो जाएगा, है ना। स्टैक लीफो पर बेस्ड है। फिर प्रिंट करवा लिया स्टैक को, तो अगर पॉप फंक्शन से ये एलिमेंट डिलीट हो गया तो बचा क्या स्टैक में? 10। तो व्हाट विल बी द आंसर? 10 20 एरर, द आंसर विल बी 10, ठीक है। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, अभी बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च सब हमने पढ़ा है ना, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये मैंने पढ़ाया है। नहीं पढ़ा है, पहली बार सुन रहे हो तो लेक्चर्स जाके देखो, सर्चिंग सॉर्टिंग वाला जो लाइव है उसमें समझाया है। देखो लीनियर सर्च में तो एक एक एलिमेंट सर्च होता है, बाइनरी सर्च में क्या होता है पहले मिडिल एलिमेंट सर्च हो जाता है, फिर लेफ्ट और राइट में हम सर्चिंग करते हैं, तो ये फास्ट होता है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 0 of O of 1, O of n, O of log n, O of n स्क्वायर। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी O of log n, याद रखना। सर्चिंग सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद करके जाना, इनके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। नाउ विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस रिकर्जन इंटरनली, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि रिकर्जन को इंटरनली यूज करता है? दैट इज क्यू, स्टैक, अरे या लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्टैक। स्टैक रिकर्जन टेक्निक को यूज कर रहा होता है। रिकर्जन पता है ना, अच्छे से समझाया था मैंने लास्ट सेशंस जो हमने डिस्कस किया था स्टैक क्यू वाला, उसमें। नेक्स्ट बहुत ध्यान से समझना, यहाँ दिया हुआ है कोड। अब कोड आपको लेंदी भी पूछ सकते हैं, बट जो लॉजिक होता है वो ध्यान रखना है। देखो कोई सा भी कोड दे दिया जाए, स्टैक कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एलिमेंट डिलीट करते हैं, क्यू कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एलिमेंट डिलीट करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, इसकी कोड फिक्स्ड है। अंडरफ्लो ओवरफ्लो वाली सिचुएशन क्या है, ये फिक्स्ड कोड है, ये अच्छे से कर लेना, वो देखकर ही आपको कोड में समझ में आ जाएगा, है ना। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पे सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स, उनके भी कुछ कोड फिक्स्ड है ना, वो अच्छे से करके जाना। बाकी सारी चीजें तो आपको समझ में आ ही जानी है, राइट। बाकी वो कोड देखकर क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा हुआ है। अब यहाँ देखो एक फंक्शन बना लिया है जिसमें एक लिस्ट को पास कर दिया है, ब्लैंक लिस्ट को, ठीक है, FUN नाम से, और इस फंक्शन को 2 बार कॉल किया हुआ है ना, प्रिंट करवाया। पहली बार फंक्शन को कॉल किया प्रिंट फंक्शन में, अपेंड कर लिया 1 एलिमेंट। हमने क्या किया उस लिस्ट में, A नाम की लिस्ट में A डॉट अपेंड 1 किया, मतलब एक A नाम की लिस्ट है, इस लिस्ट में इसको एक फंक्शन में कॉल कर लिया है और इसमें हमने अपेंड किया 1, ठीक है। फिर दोबारा फिर से कॉल किया है फंक्शन को और फिर हम उसमें 1 अपेंड कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द आउटपुट बताओ? 1 1 आउटपुट होगा, 1 1 1 होगा, या एरर आएगा, या इस तरीके से होगा 1 या 1 1, ऐसा कुछ आउटपुट होगा, या इस तरीके से आउटपुट आएगा। क्या कहते हो? देखो सिंपल सी बात है, बहुत केयरफुली आंसर करना है ना। जो हमें समझ में आता है तो हम तो ऐसा बोल देते हैं, बट व्हाट विल बी दी आउटपुट? क्या यहाँ पे एक ही बार लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें दोनों एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे, या यहाँ पर 2 बार लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें एलिमेंट इंसर्ट होंगे?
सो यस द आउटपुट इज 1 और 1 1, मतलब दिस विल बी द आउटपुट, बी विल बी द आउटपुट। याद रखना, क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, एक बार फंक्शन कॉल किया तो इस ए नाम के लिस्ट में, इस ए नाम के लिस्ट में 1 आ गया, ठीक है, और 1 अपेंड हो गया, राइट, और रिटर्न हो गई ए लिस्ट। दूसरी बार कॉल करेंगे तो फिर से ए नाम के लिस्ट बनेगी, उस ए नाम के लिस्ट में आपका 1, 1 2 एलिमेंट यहाँ पे आ जाने हैं। गॉट इट? समझ में आया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज बेस्ट इन एवरेज केस? अभी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के 3 हमने कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। वर्स्ट और एवरेज केस ऑलमोस्ट इक्वल थे, है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि एवरेज केस में बेस्ट है, बेस्ट इन एवरेज केस। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट या लीनियर सॉर्ट? हियर्स द करेक्ट आंसर इज क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट जो है उसका एवरेज केस बेस्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से? चलो बढ़ते हैं आगे। विच फाइल मोड ट्रंकेट्स ओल्ड डेटा? कौन सा फाइल मोड है जो कि ओल्ड डेटा को ट्रंकेट करता है? ओल्ड डेटा को ट्रंकेट कर रहा है फाइल मोड। आर अपेंड, मतलब RAW या RB? अब आपको अच्छे से पता है आर रीड मोड होता है, ए अपेंड मोड होता है, W राइट मोड होता है, RB बाइनरी फाइल का रीड मोड होता है। तो यहाँ पे ओल्ड डेटा को ट्रंकेट करना है तो हियर वी कैन यूज राइट मोड। क्यों? क्योंकि राइट मोड में ओल्ड डेटा जो है वो ओवरराइट हो जाता है, वो हट जाता है, नया डेटा फाइल में आ जाता है। ये लाइन समझ में आ गई? यहाँ ट्रंकेट की जगह ओवरराइट भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। 1 2 3 क्या दिया हुआ है? एक 1 2 3 नाम से लिस्ट बनी हुई है x नाम की, और प्रिंट करवा रहे हो आप -2। बताओ -2 पे कौन सा एलिमेंट मिलेगा? मैम यहाँ पे अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की तो 0 1 2 तो ठीक है, -1 -2 -3 इंडेक्सिंग है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? -2 पे तो हमें 2 मिल रहा है मैम, तो देखिए क्या आउटपुट 2 है? यस ऑफ कोर्स। तो निगेटिव इंडेक्सिंग इज ऑल्सो देयर ना। निगेटिव स्लाइसिंग का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं बेटा, गेट रेडी, राइट। विच सर्चिंग एल्गोरिथम रिक्वायर्स सॉर्टेड डेटा? कौन सी सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि सॉर्टेड डेटा को रिक्वायर करती है? सर्चिंग एल्गोरिथम, ध्यान से समझना। सर्चिंग एल्गोरिथम, 2 ही सर्च एल्गोरिथम हमने पढ़ी, एक लीनियर और एक बाइनरी। लीनियर सर्च में सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाइनरी सर्च में आपको सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि यहाँ पे हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं और मिडिल वैल्यू तभी निकलती है जब आपके एलिमेंट सॉर्टेड होते हैं। फिर लेफ्ट में अगर मिडिल वैल्यू से एलिमेंट छोटा होता है तो लेफ्ट में सर्च करते हैं, मिडिल वैल्यू से एलिमेंट बड़ा होता है तो राइट में सर्च करते हैं। या जो एलिमेंट आपको सर्च करना है, टारगेट एलिमेंट, वो मिडिल वैल्यू के इक्वल हो गया तो आपकी सर्चिंग के जो स्टेप्स है वो बच जाते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे उसको बेटा जी? बाइनरी सर्च, जिसमें सर्चिंग करने के लिए एलिमेंट्स पहले से सॉर्टेड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, प्री फिक्स, पोस्ट फिक्स, स्टैक इंप्लीमेंटेशन में पढ़ाया था मैंने, है ना, बताया था। तो ये उसी का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? A + B स्टार C, इसको पोस्ट फिक्स में करना है। तो पोस्ट फिक्स की कुछ स्टेप्स होती है। अगर ऑपरेंड आते हैं तो ऑपरेंड को लिखते जाओ, जैसे ही कोई ऑपरेटर आता है तो उसको बाद में प्लेस करो, ठीक है, यही करना होता है हमें। अब अगर फिर कोई ऑपरेंड आया तो ऑपरेंड पहले आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटर। लेकिन ये जो ऑपरेटर है वो कैसे अरेंज होते हैं? ये जो ऑपरेटर है मैम वो एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या आउटपुट आपका होना चाहिए जरा ध्यान से बताओ। यहाँ पर ABC प्लस स्टार होना चाहिए इस तरीके से, या ABC प्लस स्टार प्लस C स्टार होना चाहिए। क्या आउटपुट होना चाहिए? पोस्ट फिक्स के अकॉर्डिंग द आउटपुट विल बी लाइक दिस। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे आउटपुट आपका, लाइक दिस। वाई? क्योंकि जितने भी ऑपरेटर आपने यूज किए हुए हैं, ऑपरेंड पहले आता है, ऑपरेटर बाद में आता है। पोस्ट फिक्स में स्टार C था तो पहले C आ जाएगा, स्टार उसका बाद में आ जाएगा। क्लियर? अच्छे से पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स मैंने सब डिटेल में समझाया है आपको, और इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो भी करवाया है। जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, स्टैक क्यू वाली, अगर अभी तक भी नहीं देखी है तो। विच एक्सेप्शन ऑकर्स? अब देखो क्या बोला है, 10 डिवाइड बाय 2। अब इट इज नॉट ए 2। देखो अगर 10 डिवाइड बाय 2 होता तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आता। क्यों? क्योंकि 2 एक इंटीजर था। यहाँ एक्सेप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक इंटीजर है और ये एक स्ट्रिंग है। भाई इंटीजर को स्ट्रिंग से कब डिवाइड करने लगे? और स्ट्रिंग भी क्या है? एक नंबर को आपने स्ट्रिंग बनाया हुआ है। गॉट इट? तो स्ट्रिंग को हम इंटीजर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो नेम एरर आएगी, वैल्यू एरर आएगी, टाइप एरर आएगी, या जीरो डिवीजन एरर आएगी। हियर्स द करेक्ट आंसर इज टाइप एरर, क्योंकि दो अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू है, इंटीजर और स्ट्रिंग, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई नहीं, जिसको हम माइनस नहीं कर सकते हैं, है ना, समझ में आया, जिसको हम ऐड भी नहीं कर सकते हैं। गॉट इट?
चलो, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड फर्स्ट इन बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट में सबसे पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है? बबल सॉर्ट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं मैम। मान लो कि मेरे पास 1 2 12 यहाँ 12 लिख लो, यहाँ पे लिख लो 42, 96 और यहाँ लिख लो 10, इस तरीके से कुछ एलिमेंट है। बबल सॉर्ट में हमें सॉर्ट करना होता है, तो मैम सॉर्टिंग में सबसे पहले जो एलिमेंट ऑपरेशन होता है वो ये कि यहाँ पे एडजेसेंट पेयर्स में चेकिंग होती है। अब यहाँ जो भी एलिमेंट छोटा होता है वो पहले आ जाता है, इनको स्वैप कर देते हैं। तो मैम यहाँ तो ये 1 छोटा ही है तो वो पहले ही लिखा हुआ है। फिर एडजेसेंट पेयर की चेकिंग होती है, इन दोनों में से कौन सा छोटा नंबर है वो पहले आएगा। फिर यहाँ एडजेसेंट पेयर्स की चेकिंग होती है, तो यहाँ पे स्वैपिंग होगी मैम, यहाँ स्वैपिंग हो जाएगी, राइट। तो यही ऑपरेशंस होते हैं, सिलेक्शन, एडजेसेंट कंपैरिजन, पार्टीशनिंग या मर्जिंग। तो मैम बबल सॉर्ट में सबसे पहले एडजेसेंट कंपेयर किए जाते हैं कि दो एलिमेंट, स्टार्टिंग के दो एलिमेंट लेते हैं, उनमें से जो छोटा होता है उसको स्वैप कर देते हैं, है ना, ये हमें पता है, स्वैपिंग होती है उसके बाद में। तो एडजेसेंट कंपैरिजन किया जाता है बबल सॉर्ट में। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं आगे। 1, 2, 3 x डॉट पॉप ऑफ 1, एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब आप यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहे हो, पॉप फंक्शन, और इसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो। तो लिस्ट में से डिलीट करने के लिए क्या पॉप मेथड यूज होती है, और होती है तो क्या फर्स्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। प्रिंट करवाने पर क्या एलिमेंट मिलेगा या आपको लिस्ट मिलेगी? 3 से 4 क्वेश्चन आपसे मैंने यहाँ पर पूछ लिए। अब जल्दी से बता दो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या एरर होगी, या वो नंबर डिलीट हुआ है जो नंबर शो होगा, या आपको लिस्ट शो होगी। हियर्स द करेक्ट आंसर इज 2, क्योंकि अच्छा ये इंडेक्स है, पहले तो ये समझो कि ये इंडेक्स है ना, पॉप में हम इंडेक्स देते हैं, तो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है ना वो बेसिकली डिलीट होता है और एलिमेंट रिटर्न होता है। तो x इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 दिया हुआ है, और हमने पॉप क्या किया हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, राइट। तो 0, 1, 2, तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है, वो एलिमेंट रिटर्न होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पर लिखकर आ जाएंगे 1, 3, तो बेटा लिस्ट नहीं मिलती है, लिस्ट को जब प्रिंट करोगे तब दिखेगी, ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, विच एल्गोरिदम रिपीट सिलेक्ट्स मिनिमम एलिमेंट? कौन सी एल्गोरिदम है जो कि मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करती है रिपीटेडली आप परफॉर्म करते हो स्टेप्स, तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट होते जाते हैं। दैट इज बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या बाइनरी सॉर्ट। बाइनरी सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट या बबल सॉर्ट। अब आपके सिलेबस में क्या क्या है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है और बबल सॉर्ट है, ये 3 ही सॉर्ट है ना, हमने देखा। तो इनके 3 के बारे में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यस द करेक्ट आंसर इज सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे हम मिनिमम एलिमेंट, जो मिनिमम एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करते जाते हैं, और रिपीटेडली सिलेक्शन के बेसिस पे आपके जो एलिमेंट है वो सॉर्ट होते हैं, है ना। इंसर्शन सॉर्ट में हमने इंसर्ट किया था एलिमेंट को, राइट। चलो आगे देखो नेक्स्ट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, f इज इक्वल्स टू ओपन abc.txt, मतलब टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का ये क्वेश्चन है। राइट मोड में आपने फाइल को ओपन किया हुआ है और f डॉट मोड आप प्रिंट करवा रहे हो और फिर फाइल को क्लोज कर दिया, मतलब आप फाइल का मोड देखना चाह रहे हो यहाँ पर, तो f डॉट मोड आपने प्रिंट करवाया है। आपको अच्छे से पता है कि आपने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है, तो रिटर्न क्या करेगा यहाँ पर, ये रीड मोड, राइट मोड, RB या एरर, तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा ऑब्वियस राइट मोड, क्योंकि हमने फाइल को राइट मोड में ओपन करवाया है। गॉट इट? तो राइट मोड विल बी हियर। अगर रीड मोड में ओपन करवाते तो R लिखते तो यहाँ पे रीड मोड होता, है ना। नेक्स्ट, विच फंक्शन सीरियलाइजेज ऑब्जेक्ट? कौन सा फंक्शन है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को सीरियलाइज करता है? दैट इज लोड, डंप, रीड या राइट। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग अगर करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली वहाँ पर एक पिकल मॉड्यूल होता है जिसमें डंप और लोड फंक्शन को यूज करते हैं। ये हमने 12th में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो ऐसा मत करना कि 12th के टॉपिक छोड़ दो ना, एक एक टॉपिक अच्छे से कर लेना, ठीक है, उनके क्वेश्चंस आएंगे। तो अब यहाँ पे बताओ कौन सा फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर रहा है, दैट इज लोड, डंप, रीड या राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बेटा जी, ध्यान से समझ लो, दैट इज डंप फंक्शन, है ना। लोड रीड करने के लिए होता है, डंप फंक्शन राइट करने के लिए होता है बाइनरी फाइल में। और बाइनरी फाइल को किससे आप सेव करते हो ये भी आपको अच्छे से पता है, .txt से टेक्स्ट फाइल होती है, CSV से .csv लगाते हो तो CSV फाइल होती है। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .dat, है ना, ध्यान रखना, ये भी MCQs में आ सकता है। चलो नेक्स्ट दिया हुआ है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। अच्छा तो आंसर ही दे दिया मैंने, देखो ये आंसर लिख दिया गलती से। बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वर्स्ट केस की? तो वर्स्ट केस होता है O ऑफ n स्क्वायर। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से करके जाना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
x इज इक्वल्स टू 10,20, y इज इक्वल्स टू x, मतलब कि आपने एक लिस्ट को कॉपी किया है y में, x नाम की लिस्ट को y में कॉपी कर दिया। अब क्या कर रहे हो, y डॉट अपेंड 30, y वाली जो लिस्ट है उसमें आप 30 को अपेंड कर रहे हो और प्रिंट करवा रहे हो x को। तो भाई क्या x में भी अपेंडिंग होगी या x में वही एलिमेंट होंगे? बहुत केयरफुली समझो, क्या x में भी चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो आउटपुट विल बी 1020, 1020, 30, 30 और एरर। बहुत केयरफुली समझना, x एक लिस्ट है जिसमें 10 और 20 है, ठीक है। अब आपने एक y नाम का एक लिस्ट लिया है जिसमें आपने इस x को कॉपी कर दिया, तो मैम y में भी कौन सा एलिमेंट हो गए? अब 10 और 20 हो गए, दोनों में सेम सेम एलिमेंट हो गए, राइट। अब क्या कर रहे हो आप, y डॉट अपेंड 30, आपने y में क्या किया, y डॉट अपेंड 30, आपने y वाली लिस्ट में 30 को अपेंड कर दिया, तो यहाँ पे एक 30 एलिमेंट और ऐड हो गया। अब आप प्रिंट क्या करवा रहे हो, x, अब आप प्रिंट क्या करवा रहे हो, x, तो आपको ये एलिमेंट मिलेंगे, x में भी 30 अपेंड होगा क्या? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, या नहीं होगा? क्या रिफ्लेक्शन x में होंगे या नहीं होंगे? तो यस द करेक्ट आंसर इज यस, वाई? बिकॉज ये दोनों कॉपीड है, ये दोनों सेम है, राइट। 10, 20, 30 विल बी द आंसर, गॉट इट। चलिए आगे बढ़े। Which structures work on FIFO? जल्दी बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है जो FIFO पे काम करता है? LIFO पे स्टैक है तो FIFO पे क्या काम करता है मैम? क्यू, राइट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले एलिमेंट इन होता है वो सबसे पहले आउट होता है। अगर आपने कोई क्यू बनाई है उसमें अगर आपने 10, 20, 30 कुछ एलिमेंट इन किए हुए हैं तो बेटा फर्स्ट कौन सा एलिमेंट आया था? ये इन हुआ था, तो यही सबसे पहले आउट होता है, ठीक है। और अगर स्टैक बनाते हो तो ये लास्ट में एलिमेंट जो आता है वो आउट होता है, दैट इज LIFO, ओके। विच कीवर्ड क्रिएट्स कस्टम एक्सेप्शन? कौन सा कीवर्ड है जो कि कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट करता है? दैट इज एक्सेप्ट, रेज, कैच और एरर। क्या पूछा है यहाँ पे? कौन सा कीवर्ड है जो कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट करता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट, रेज, कैच या एरर। हियर्स द करेक्ट आंसर इज रेज। पढ़ा था, है ना? ये आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये आपको यहाँ है, किसमें? CUT में दिया हुआ है कि रेज कीवर्ड से आप एक्सेप्शन को रेज कर सकते हो, एक्सेप्शन को कस्टमाइज कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, राइट। नाउ विच स्टेटमेंट चेक्स मिडिल एलिमेंट फर्स्ट? बताओ कौन सी सर्चिंग टेक्निक है जिसमें मिडिल एलिमेंट को सबसे पहले चेक किया जाता है? लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च? अभी हमने देखा मैम बाइनरी सर्च को मैं पहले जितने एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करने के बाद मिडिल एलिमेंट को चेक करते हैं और फिर लेफ्ट और राइट में सर्चिंग करते हैं, है ना। अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू 1,2 और x स्टार 3, तो वही सेम चीज हो गई कि स्टार इज हियर वर्कड एज रिपीटेशन ऑपरेटर, 1,2 इज रिपीटेड 3 टाइम्स बिकॉज मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3 बार रिपीट होंगे। ये वही पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, है ना, समथिंग लाइक दिस। अब ये सिर्फ आप सोच रहे हो कि सिर्फ इतना सा ही कोड आ जाएगा ना, इसको और घुमा फिरा के बड़ा करके भी कोड आपको दिया जा सकता है, कोई कैरेक्टर के लिए भी पूछा जा सकता है, ओके। चलिए, विच नोटेशन एलिमिनेट्स ब्रैकेट्स कंप्लीटली? कौन सा नोटेशन है जो कि ब्रैकेट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है? इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स या बोथ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, जिसमें ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाते हैं। सो यस द करेक्ट आंसर इज बोथ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। दोनों में ब्रैकेट हटते हैं, ऑपरेटर और ऑपरेंड फिर अरेंज किए जाते हैं। इनफिक्स में बीच में ऑपरेटर्स आते हैं, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर्स लास्ट में जाते हैं, है ना। पिकलिंग स्टोर्स डेटा इन, अभी मैंने बताया पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड इन व्हाट? बाइनरी फाइल हैंडलिंग, है ना। तो पिकलिंग में आप कौन सा डेटा स्टोर करते हो? टेक्स्ट डेटा, बाइनरी फॉर्म का डेटा, इंटीजर फॉर्म, हेक्साडेसिमल। तो पिकलिंग में हम बाइनरी फॉर्मेट का डेटा लेते हैं, ठीक है, उस पर ये काम किया जाता है। नेक्स्ट देखो, प्रिंट टाइप ऑफ, बहुत केयरफुली समझना। टाइप ऑफ, किसका टाइप आपको प्रिंट करवाना है? कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स क्या कहलाते हैं? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या सेट। कर्ली ब्रैकेट्स में क्या शो करते हो आप? डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ऑब्वियस डिक्ट विल बी द टाइप, है ना। क्लियर हो रहा है? चलो अब आ गए हम सेक्शन B2 की तरफ। मैंने क्या कहा था? क्वेश्चंस आर हियर, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एडवांस लेवल और हो सकता है CS वालों, तो ध्यान रखो। यहाँ तो मैंने कुछ नॉमिनल क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके, ठीक है। अभी और मॉक पेपर्स आएंगे जिसमें थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे, कोड बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि पेपर में आपको उस तरीके से देखने को मिलेगा। देखो कंपैरेटिवली 12th बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए CUT का पेपर तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है,
सेम लेवल का पेपर होता है, गॉट इट। और मैं तो कहती हूँ कि सीयूटी का पेपर ना बेसिकली अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि आईपीसीएस डोमेन दोनों दे रहे होते हैं, तो ऐसा जैसा बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं आता है, ठीक है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा, 2-4 साल से जब से पेपर हो रहा है, गॉट इट। अब सेक्शन B2 प्रॉपर आईपी वालों के लिए है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। यहाँ सीएस वाले सॉल्व नहीं करेंगे, ये सिर्फ आईपी वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपोर्ट पेंडास एज पीडी, क्योंकि यहाँ पेंडास की बात कर रहे हैं। पीडी डॉट सीरीज 2,4,6 एस डॉट मीन, मतलब यहाँ पे आप सीरीज क्रिएट कर रहे हो, एक 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर 2,4,6, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस सीरीज के जितने एलिमेंट है उसका मीन कैलकुलेट कर रहे हो, तो मीन फंक्शन से आपने मीन कैलकुलेट किया, मतलब तीनों प्लस हो जाएंगे, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स आंसर विल बी 4, गॉट इट, समझ में आया। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिमूव्स डुप्लीकेशन रोज, कौन सा फंक्शन है जो कि डुप्लीकेट रोज को रिमूव करता है, दैट इज रिमूव डुप्लीकेट्स, यूनिक, ड्रॉप डुप्लीकेट्स या डिलीट, जल्दी बताओ। हियर्स द करेक्ट आंसर इज ड्रॉप डुप्लीकेट फंक्शन। ड्रॉप डुप्लीकेट फंक्शन डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर देता है, डिलीट कर देता है। आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लॉज का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे आपसे फंक्शन पूछा है, राइट। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल कमांड चेंजेस एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, अगर आपको उसमें चेंजेस करने हैं, मान लो आपको टेबल का स्ट्रक्चर, कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, किसी कॉलम का साइज बदलना है ना, कॉलम का नाम बदलना है, एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करने हैं, तो अपडेट, मॉडिफाई, ऑल्टर या चेंज कौन सा कमांड होता है? मैम यहाँ हम यूज करते हैं ऑल्टर कमांड। ऑल्टर से आप टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करते हो, अपडेट से आप टेबल के डेटा में बदलाव करते हो, ठीक है। चलिए, अब ऑल्टर ना 3 तरीके से यूज होते हैं, तो ये भी याद रखना। अगर आपको कॉलम में चेंजेस करना है तो ऑल्टर के साथ क्या यूज करोगे आप? मॉडिफाई यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कॉलम का नाम बदलना है तो ऑल्टर के साथ रीनेम यूज कर सकते हो। अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो ऑल्टर के साथ ड्रॉप लिख सकते हो। अगर आपको एक नया कॉलम ऐड करना है तो ऑल्टर के साथ ऐड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, कोड लिखा हुआ है इंपोर्ट numpy एज np, numpy को आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है जी। np.array, आपने एरे क्रिएट किया हुआ है 1, 2, 3 एरे फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है x × 2 प्रिंट करना है। अब ये बताओ, x × 2 लिस्ट में तो रिपीट कर देता है, बट व्हाट अबाउट दिस numpy एरे? एरे में क्या करता है? एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है या इन एलिमेंट को रिपीट करेगा। देन व्हाट विल बी द आउटपुट? 1 2 3 1 2 3 2 4 6 एरर और 1 4 9। तो ये ध्यान रखना कि एरे में एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, सीरीज में एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, बट लिस्ट में एलिमेंट रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार है ना, स्टार रिपीटेशन का काम कर रहा होता है, कहाँ पर? लिस्ट में। लेकिन वही अगर हम एरे या सीरीज की बात करें तो स्टार मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा होता है, यहाँ पे वो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। तो 1 2 3 जो एरे के एलिमेंट है वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 4 6 विल बी दी आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ग्राफ इज बेस्ट फॉर ट्रेंड्स? बताओ ट्रेंड्स के बेसिस पे कौन सा ग्राफ बेस्ट है? पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्ट चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन प्लॉट या बार ग्राफ? जल्दी बता दो फटाफट से। ट्रेंड्स के बेसिस पे तो मैम ऑब्वियस लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट को प्लॉट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? दैट इज प्लॉट फंक्शन, है ना। अब इस बार क्लास 12th में तो आपने सिर्फ 3 ही ग्राफ चार्ट पढ़े थे मैटप्लॉटलिब के, लेकिन सीयूटी में आपको सारे ग्राफ चार्ट पढ़ना है, स्कैटर, पाई, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, ऑल ग्राफ चार्ट्स, ठीक है, जो एक डेडिकेटेड लाइव सेशन में मैंने समझाया हुआ है मैटप्लॉटलिब के, है ना। चलिए, विच एसक्यूएल फंक्शन गिव्स रिमाइंडर? बताओ कौन सा फंक्शन है जो आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है? आफ्टर डिवीजन जो नीचे रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न करता है। मॉड, राउंड, फ्लोर या पावर फंक्शन? मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है ना। अगर मॉड फंक्शन में आपने लिखा है 5, 2 देन इट विल रिटर्न 1। व्हाई? बिकॉज 2 2s are 4, 5 - 4 रिमाइंडर विल बी 1, ओके। नेक्स्ट, आउटपुट इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। अब आपके पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के बेसिस पे आप एक डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो डेटा फ्रेम डिक्शनरी के बेसिस पे हम क्रिएट कर रहे हैं, तो डिक्शनरी के जो कीज हैं वो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम इंडेक्स, हमें ये अच्छे से पता है। तो ये एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई डिक्शनरी के थ्रू। ये डिक्शनरी के कीज हैं और उसमें आपने लिस्ट का यूज किया हुआ है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि लिस्ट
ऑफ डिक्शनरी के थ्रू आपने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया डीएफ। अब आप डीएफ का शेप जानना चाहते हो, क्या प्रिंट करवा रहे हो, डीएफ डॉट शेप। तो शेप क्या होगा, यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम आपको दिख रहे हैं, ये तो इंडेक्स है, ये तो इंडेक्स है और डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 0 और 1 होते हैं। तो मैम 2 रोज दिख रही हैं और 2 कॉलम्स दिख रहे हैं। डेटा वैल्यूज तो यही है ना, जो कि डिक्शनरी में वैल्यूज होती हैं वो डेटा फ्रेम की वैल्यूज बनती है, और डिक्शनरी में जो कीज होती हैं वो कॉलम इंडेक्स बनता है डेटा फ्रेम का। तो 2 2 आंसर आएगा, 1 2 आंसर आएगा, 2 1 आएगा या एरर। मैम 2 रो 2 कॉलम है तो ऑब्वियस 2 इंटू 2 दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है, चलिए विच क्लॉज फिल्टर्स ग्रुप डेटा, कौन सा क्लॉज है जो कि ग्रुप्ड डेटा को फिल्टर करता है, फिल्टर्स ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा को फिल्टर करना। मैंने कहा कि किसी डिपार्टमेंट, हमने एक टेबल बनाई डिपार्टमेंट टेबल, और डिपार्टमेंट में सपोज डिपार्टमेंट के नाम है और कितने नंबर ऑफ टीचर्स है यहाँ पर वो है। तो डिपार्टमेंट नाम CS, सपोज टीचर का नाम है ना, टीचर का नाम A है, वो CS डिपार्टमेंट में काम करता है, CS डिपार्टमेंट में एक B टीचर भी काम कर रहा है, CS डिपार्टमेंट में एक C नाम का टीचर भी काम कर रहा है। फिर आ जाओ आप यहाँ पर फिजिक्स डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर D नाम का टीचर है, फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट में E नाम का टीचर है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में F नाम का टीचर है। तो अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि मैम ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें पता चले कि किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं। तो रिपीट कहाँ हो रही है वैल्यूज, यहाँ पर है ना। तो ग्रुप कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर देखो इस डिपार्टमेंट वाले नेम वाले कॉलम पे, डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम पे आप ग्रुप बाय लगाओगे तो ग्रुपिंग हो जाएगी। अब इस ग्रुपिंग में भी फिल्टर लगाना है, हमें उन डिपार्टमेंट के टीचर्स चाहिए जिसमें 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा टीचर काम कर रहे हैं। तो 2 से ज्यादा टीचर किस डिपार्टमेंट में, इसमें है CS में, तो वो निकल के आ जाएगा। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई कि आप ग्रुपिंग के बाद भी फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे यूज करते हैं हम हैविंग। मैंने कहा था कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम के साथ आपने ग्रुपिंग तो कर दी, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट में आपने लगा भी दिया काउंट। काउंट क्या करवा रहे हो आप, सपोज आप काउंट लिख दो, काउंट स्टार भी लिख सकते हो, काउंट यहाँ पे कॉलम का नाम भी लिख सकते हो, फ्रॉम टेबल नेम है ब्ला 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 लाइक दिस। तो ग्रुप बाय अपने डिपार्टमेंट नेम तो कर दिया, लेकिन अब आपने हैविंग में लगा दिया कि काउंट ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू काउंट डिपार्टमेंट टीचर्स नेम, काउंट टीचर्स नेम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये हैविंग में लगेगी ना कंडीशन। तो ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग आता है, फॉर वाइल वेयर नहीं आता है, ग्रुप बाय के साथ वेयर नहीं आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। विच फंक्शन रिटर्न्स हाईएस्ट वैल्यू, कौन सा फंक्शन है जो कि आपको हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, मैक्स फंक्शन मैम, ऑब्वियस सी बात है, मैक्स हाईएस्ट वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू देता है। तो लार्ज, टॉप, हाई इस नाम से कोई फंक्शन नहीं होते हैं, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड है। इंपोर्ट पेंडास एस PD, वही सीरीज दिया हुआ है 10 20 30, और अब प्रिंट करवाना है आपको एस डॉट आई लोक ऑफ 1। 10 20 30 3 एलिमेंट है और यहाँ पर जो इसकी इंडेक्सिंग है लाइक दिस। अब आपको आई लोक ऑफ 1, आई लोक ऑफ 1 प्रिंट करवाना है। व्हाट विल बी द आउटपुट 10 20 30 और एरर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए ऑब्वियस मैम, है ना, क्योंकि आई लोक जो मेथड है वो क्या रिटर्न करता है आपको, जो आपके आई लोक मेथड में जो नंबर्ड इंडेक्स होते हैं 0 1 2 वाले, उसकी बेसिस पे सर्चिंग करता है, उसके बेसिस पे आप स्लाइसिंग भी करवा सकते हो, है ना। चलिए विच चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चार्ट है इनमें से जो परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट या लाइन प्लॉट। तो मैम परसेंटेज तो सिर्फ सर्कुलर चार्ट इसमें ही होते हैं, पाई चार्ट में, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, पाई चार्ट, जिसमें सिंगल डेटा वैल्यूज को हमें लेते हैं, राइट। विच एसक्यूएल ऑपरेटर चेक्स रेंज, कौन सा एसक्यूएल ऑपरेटर है जो कि रेंज चेक करता है, बिटवीन, लाइक, इन या एग्जिस्ट। तो यहाँ पर रेंज को चेक करने के लिए यूज करते हैं बिटवीन। मैंने कहा यहाँ पर कि उन एम्प्लॉयज की सैलरी शो करे जिनकी सैलरी 20,000 है ना, बिटवीन 20,000 टू 30,000 है, ठीक है। तो बिटवीन क्लॉज इन वर्क्स इन बिटवीन द रेंज, ओके। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन इज numpy
एरे को हमने इंपोर्ट किया हुआ है, अरेंज फंक्शन में 1,5 लिया हुआ है जो कि डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यू को प्रिंट करेगा। प्रिंट करवाना है x, तो अब बताओ 1 2 3 4 5 पूरा आ जाएगा या 5 एक्सक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 4 बचेगा या कोई एरर आ जाएगी, या फिर ये 0 से आपको सर्च करके देगा। तो 1 2 3 4 आंसर होगा, 1 2 3 4 5 होगा या 1 2 0 1 2 3 4 होगा। क्या कहते हो? अरेंज फंक्शन लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करता है, तो दैट इज व्हाई 1 2 3 4 विल बी द आंसर। जैसे रेंज फंक्शन करता है ना, अरेंज फंक्शन भी लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करता है, ये हमें पता है अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच पेंडास फंक्शन गिव्स कॉलम नेम्स। कौन सा पेंडास फंक्शन होता है जो कि कॉलम के नाम डिस्प्ले करता है? लेबल्स, कॉलम्स, कीज या नेम्स? बताओ, कॉलम के नेम डिस्प्ले करने के लिए कौन सा पेंडास का फंक्शन होता है मैम? कॉलम्स। और अगर आपको रो की वैल्यूज चाहिए तो रो के लिए कौन सा होता है? इंडेक्स। ठीक है, रो के इसको हम रो नहीं कहेंगे, इंडेक्स कहते हैं। गॉट इट? नाउ विच प्लॉट यूजेस डॉट्स टू शो रिलेशन? कौन सा प्लॉट है जिसमें आप डॉट के थ्रू रिलेशन को शो करवाते हो? पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर चार्ट, लाइन प्लॉट। ऑब्वियस स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको डॉट्स में शो होते हैं। ठीक है, तो ये स्कैटर प्लॉट है, राइट। और अगर इसको ज्वाइन कर देते हो आप तो ये लाइन चार्ट बन जाता है, लाइन प्लॉट बन जाता है। तो अगर स्कैटर प्लॉट बनाना है तो हम स्कैटर फंक्शन का यूज करते हैं, लाइन चार्ट बनाना है तो प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं, राइट। अब अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। इंपोर्ट पेंडास एस पीडी, डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है डिक्शनरी से। देखो डिक्शनरी पास किया हुआ है, चाहो तो डिक्शनरी को अलग से क्रिएट करके डी नाम से डिक्शनरी पास कर दो, तो ए जो की वैल्यू है वो बन गया कॉलम और इसकी हो गई वैल्यू। ठीक है, हमने इस तरीके की डिक्शनरी बनाई है, राइट। और 0 और 1 इसके रो इंडेक्सेस हो गए डिफॉल्ट। अब यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ डीएफ। अगर इस डेटा फ्रेम की लेंथ निकालोगे तो लेंथ क्या रिटर्न करेगा? एरर देगा, 1 लेंथ देगा, 2 लेंथ देगा या 0। तो लेंथ क्या, पहले तो डीएफ डेटा फ्रेम के साथ काम करता है, और अगर करता है तो आउटपुट क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 2। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर आप काउंट करो तो 2 ही है, तो लेंथ काम करता है। गॉट इट? समझ में आया? चलो जी, अब यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ जाए। आईपी वालों को भी कहानी सारी क्लियर हो रही होगी कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, है ना। चलो, अब विच एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड रिप्रेजेंट्स मल्टीपल कैरेक्टर्स? बताओ कौन सा एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो कि वाइल्ड कार्ड यहाँ पे है जो मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? तो वाइल्ड कार्ड 2 होते हैं, एक तो मल्टीपल कैरेक्टर को बताता है और एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है सर्च करने में भी, और लाइक प्रेडिकेट के साथ यूज होता है। हम लिखते हैं ना लाइक के साथ में, ए नाम से स्टार्ट होने वाले सारे कैरेक्टर्स सर्च कर दो तो ए के बाद परसेंटेज लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे बताना है आपको मल्टीपल कैरेक्टर सर्च करने के लिए परसेंटेज होता है। क्या होता है? परसेंटेज। सिंगल कैरेक्टर सर्च करने के लिए अंडरस्कोर का यूज करते हैं। सिंगल कैरेक्टर सर्च करना है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है अमन और यहाँ पहला कैरेक्टर सर्च करना है सिर्फ, राइट। तो ए से स्टार्ट होने वाले, राइट। विच लाइब्रेरी हैंडल्स एरेज इफिशियंटली? कौन सी लाइब्रेरी है जो एरेज को इफिशियंटली हैंडल करती है? पेंडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, टिंकरकैड। तो एरे को हैंडल करने के लिए नंपाई होती है, सीरीज डेटा फ्रेम को हैंडल करने के लिए पेंडास होती है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब 2D ग्राफ चार्ट बनाने के लिए होती है जिसमें पाईप्लॉट मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो ये 3 है, याद रखना है। टिंकर आपके इसमें सिलेबस में फिलहाल नहीं है। अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, देखो सेम डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। अब डीएफ इज नल डॉट सम ऑफ ए, बहुत केयरफुली समझो। देखो इज नल, पहले तो चेक हो रहा है कि डेटा फ्रेम एम्प्टी है या नहीं है। तो डेटा फ्रेम तो एम्प्टी नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट हमें दिख रहे हैं, तो इज नल तो आपको फॉल्स रिटर्न कर ही देगा, ऑब्वियस। अब आगे सम करवा रहे हो आप, और सम में ए नाम का जो कॉलम वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग, तो आंसर विल बी 0, 1 और 2। बताओ जो आपके डेटा फ्रेम है वो कुछ इस तरीके से है। डेटा फ्रेम में ये वैल्यू है, अब डेटा फ्रेम की इस ए वाले कॉलम की वैल्यूज को आप टोटल करवा रहे हो, तो एक तो यहाँ नन वैल्यू है, नन वैल्यू के हिसाब से टोटल कितना आएगा? क्या नन वैल्यू टोटल में काउंट होगी या सिर्फ 1 रिटर्न होगा या एरर आ जाएगी? सो यस द करेक्ट आंसर इज 1 बेटा जी। नन वैल्यू मतलब वहाँ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जितने नंबर्स होंगे वो सब ऐड हो जाएंगे, गॉट इट। लेकिन नन वैल्यू काउंट होती है, सम नहीं होगी। अगर काउंट फंक्शन होता है यहाँ पे तो काउंट जरूर होती, ये हमने देखा था, है ना। नाउ विच फंक्शन सेव्स ग्राफ इमेज? कौन सा फंक्शन है यहाँ पे मैटप्लॉटलिब में जो कि आपने जो ग्राफ जनरेट करवाया है उसको सेव करता है? सेव ग्राफ, सेव फिग, राइट फिग या एक्सपोर्ट फिगर? सेव फिग कमांड। कौन सी? सेव फिग।
सेव फिग जो है इसमें आपको क्या पास करना होता है, फाइल का नाम, जिस नाम से आपको फाइल सेव करनी है। सपोज मुझे graph.png से फाइल को सेव करना है ना। अब पूरा लोकेशन भी दे सकते हो, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, किस फोल्डर में, तो बेसिकली आपकी जो फाइल है वो उस जगह जाके सेव हो जाती है। तो सेव फिग से जो भी ग्राफ चार्ट आपका बना है उस इमेज को आप फ्यूचर यूज के लिए सेव करवा सकते हो, है ना। नाउ विच एसक्यूएल फंक्शन कन्वर्ट्स लोअर केस, बताओ कौन सा फंक्शन है जो कि लोअर केस में कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करता है। दैट इज लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन, मिड या लेन। अब ये सेम क्वेश्चन ना आपसे क्वेरी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से, लाइक सिलेक्ट, ठीक है, लोअर फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया और यहाँ पे कैपिटल नाम में कैपिटल लेटर्स लिख लिए, ठीक है, सेमी, तो ये आपको इसका आउटपुट भी पूछा जा सकता है। तो लोअर फंक्शन सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, अपर फंक्शन सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पूछा है लोअर केस के लिए, तो लोअर फंक्शन होगा। ये एल केस के नाम से भी यूज होता है, ठीक है, एल केस के नाम से भी यूज होता है। अब देखो इंपोर्ट numpy एज एनपी, एरे दिया हुआ है 1 2 3 एंड सम ऑफ एक्स। तो सम ऑफ एक्स क्या करेगा, जितने एलिमेंट है उन सबका टोटल कर देगा, 1, 2, 3, मतलब कि 3 और 3 6 विल बी द आंसर और 5 विल बी द आंसर 3 और एरर आ जाएगी, सम फंक्शन काम नहीं करेगा। हियर्स द करेक्ट आंसर इज 6, सम फंक्शन सारे एलिमेंट को सम कर देगा। ये सीरीज में भी काम करता है, ये आपके इसमें भी काम करेगा, ठीक है, अरे में भी। सीरीज में आप ऐड फंक्शन भी यूज करवा सकते हो, दो अलग अलग सीरीज एलिमेंट को ऐड करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है विच pandas फंक्शन गिव्स स्टैटिस्टिकल समरी। कौन सा pandas फंक्शन है जो आपको स्टैटिस्टिकल समरी प्रोवाइड करेगा। स्टैटिस्टिकल समरी समझ रहे हो, मीन, मीडियन, मॉड आपने पढ़ा होगा आगे, है ना। बट स्टैटिस्टिक्स के 3 फंक्शंस है। समरी प्रोवाइड करने के लिए क्या समरी फंक्शन होगा, डिस्क्राइब होगा, स्टैट्स होगा या इन्फो होगा। स्टैटिस्टिकल समरी चाहिए होता है तो हम डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करते हैं, जो पेंडास में यूज होने वाला फंक्शन है जो स्टैटिस्टिकल समरी हमें दे देता है, ठीक। 39th क्वेश्चन, विच एसक्यूएल कमांड रिमूव्स टेबल परमानेंटली। कौन सी एसक्यूएल कमांड है जो टेबल को परमानेंटली डिलीट कर देती है, टेबल ही डिलीट हो जाती है परमानेंटली। डिलीट, रिमूव, ड्रॉप या ट्रंकेट। तो ड्रॉप इज यूज्ड, याद रखना, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, टेबल सहित, डेटा सहित पूरी टेबल रिमूव होती है परमानेंटली, ओके। और अगर ट्रंकेट यूज करते हो तो टेबल एग्जिस्ट करती है, डेटा डिलीट होता है पूरा एक साथ। और अगर डिलीट यूज करते हो तो सिलेक्टिवली डेटा को डिलीट कर सकते हो, टेबल एग्जिस्ट करती है। अब अगला क्वेश्चन, इंपोर्ट pandas एज पीडी, डेटा फ्रेम आपने क्रिएट किया, मैक्स फंक्शन कॉल कर लिया, डेटा फ्रेम का मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपकी डेटा फ्रेम हो गई, इसमें से मैक्स फंक्शन के थ्रू आपको मैक्सिमम वैल्यू दैट मीन्स 3 मिल जानी है। यस ऑफ कोर्स 3 विल बी द आउटपुट। तो मैक्स, काउंट, सम, ये सब डेटा फ्रेम में भी यूज होते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने सारे IPCS डोमेन का मॉक टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट किया है। थोड़ा इजी लेवल का पेपर मैंने आज सॉल्व करवाया, तो टेंशन मत लो, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना है मैम हमें, तो क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे, ठीक है। अगला जो मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा उसमें और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, तो उसको मिस मत करना क्योंकि वो पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी पैटर्न पे होगा सेक्शन A, B1, B2 के हिसाब से। तो पूरा पेपर अच्छे से समझना और अच्छे से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। PYQs भी बहुत जल्दी आएंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैम अब क्या करें, है ना। अब आपके लिए सारी चीज़ें आपकी बरखा मैम अवेलेबल करवा देंगी, ठीक है जी। चलिए, तो सफ़र यहाँ खत्म नहीं होता है, कॉलेज के सफ़र की शुरुआत हम कर चुके हैं बरखा मैम बोर्ड से कॉलेज तक वाले चैनल के लिए, जो मैंने आपको पीछे बताया था अभी। अगर आप क्लास 12 के बाद BCA करते हो, ITI, CA, CS से KCB या BSc करते हो, BCom करते हो, है ना, वॉट एवर, अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, वॉट एवर द ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज देयर, BBA, BSc, वोकल या BCA या BTech, तो सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स अब आपको इस चैनल पे मिलेंगे प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, है ना। बहुत जल्दी इस पे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, सेमेस्टर वाइज, बुक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, राइट। सो गेट रेडी। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लेना, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वाई, बिकॉज CUT के वीडियो लेक्चर्स यही मिलने हैं आगे और, ठीक है जी। चलो, नोट्स की टेंशन है तो मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ ऑलरेडी Day 1 to Day 12 के नोट्स अवेलेबल हैं। मैंने आपके नोट्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, Day 1 से लेकर Day 12 के सारे नोट्स वहाँ अवेलेबल है। ये 12 दिन के सेशन मिस मत करना, एक बार जरूर देख लेना, लाइव सेशन है, रिविजन के साथ में क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है जी। चलो मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट पेपर में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।